हेलो नमस्कार दर्शकों। झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है शिमलाबनी गांव से, जहां 20 साल बाद एक विशेष मेला आयोजित किया गया है। यह मेला बेहद खास होता है और पूरे 3 दिन तक चलने वाला एक पारंपरिक उत्सव होता है। गांव में चारों ओर उत्सव का माहौल है, सजावट, रौनक और ढेर सारी खुशियां। इस बीच हम देखते हैं कि झनक, जिसे अब गांव में नूतन के नाम से जाना जाता है, अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही होती है। अनिरुद्ध से अलग होने के बाद झनक ने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की, उसे पढ़ाया, समझाया और आत्मनिर्भर बनाया। झनक ने अपनी बेटी का नाम भी झक रखा, ताकि उसके जाने के बाद भी उसका नाम जिंदा रहे। आज झक का परीक्षा परिणाम आया है और वो घर लौट रही है। जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुँचती है, दौड़कर झनक से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। झनक घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रही हो? तभी गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और चिंता में पूछते हैं, झनक क्या हुआ है तेरे साथ? तभी झक की सहेलियां बताती हैं कि झक पूरे स्कूल में प्रथम आई है। यह सुनकर पहले तो सभी हैरान होते हैं, फिर झनक की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी बेटी को जोर से गले लगाती है और गांव में जश्न का माहौल बन जाता है। हर कोई उन्हें बधाई देने लगता है। एक सहेली कहती है, अभी तो अपनी क्लास में टॉप किया है, अगले साल बोर्ड में भी अव्वल आएगी। यह सुनकर झनक बहुत खुश होती है। इसके बाद झनक झक से कहती है, ठीक है, जो भी हो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन झक धीरे से पूछती है, माँ, पराशर बाबू भी आएंगे? मुझे उनसे मिलना है, बहुत याद आती है। यह सुनकर झनक तुरंत सावधानी से बोलती है, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो हड़कंप मच जाएगा। इसी बीच हम सीन कट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की ओर। एक मीटिंग चल रही होती है, जहां एक नया किरदार प्रवेश करता है, पुलिस ऑफिसर ऋषि। उसे बहुत मेहनती और निडर अफसर बताया जाता है। उसके सीनियर उसे बुलाकर एक महत्वपूर्ण काम सौंपते हैं। वे कहते हैं, हमें पराशर की पूरी जानकारी चाहिए, वो कौन है, कहाँ है और क्या कर रहा है। ऋषि बताता है कि एक आदमी गांव में तैनात है, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। तभी फोन आता है, पराशर आने वाला है। यह सुनते ही सीनियर ऑफिसर ऋषि को आदेश देते हैं, तुम्हें तुरंत शिमलाबनी जाना होगा और नजर रखनी होगी। थोड़ी देर झिझकने के बाद ऋषि इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इधर गांव में मेला शुरू हो चुका है, सब लोग नाच गाने में व्यस्त है। झनक और उसकी बेटी झक मंच पर सुंदर नृत्य करती है और गांव वाले तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। माहौल पूरे जोश और गर्व से भरा होता है। झनक की बेटी हूबहू उसी की तरह डांस करने में होशियार होती है। गांव के मेले में जब वो मंच पर नाचती है तो झनक की आंखें भर आती हैं। इतने सालों के बाद वह खुद को सच में जीता हुआ महसूस करती है। बेटी की खुशी देखकर वह उसे गले लगा लेती है। आज झनक की दुनिया बस उसकी बेटी है। वही उसका गर्व है, वही उसका जीने का कारण। लेकिन तभी वहां झनक की बुआ आती है और तालियां बजाकर ताना मारती है, बहुत अच्छा है, माम बेटी सिर्फ नाचने में लगी रहो, घर के बाकी काम तो कोई और करेगा। टोकरियां बनाने का ढेर काम पड़ा है, लेकिन इनको तो बस नाचना है। झनक को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह अब बुआ के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी है। गांव वाले समर्थन में बोलते हैं, अरे झनक का रिजल्ट आया है, वो प्रथम आई है, आज नाचेगी नहीं तो कब नाचेगी। लेकिन बुआ फिर से जहर उगलती है, क्या कर लेगी पढ़ लिख के, जैसे इसकी माँ ने क्या कर लिया। आज तक इसके बाप का भी कोई पता नहीं कौन है इसका बाप, किसका खून है ये। कंका भी कहती है, शहर से आई हुई लड़कियों को लोग सिर पर चढ़ा लेते हैं, इसे देख लो, सब इसके पीछे पागल हैं। तभी झनक की बेटी अनाक आगे आती है और कहती है, बस करिए कंका मौसी, मेरी माँ के बारे में इस तरह से मत बोलिए। बुआ चिल्लाती है, चुप कर, उड़ना है तो पहले अपने बाप का नाम तो पता कर ले, कभी माँ से पूछा तेरा बाप कौन है। यह सुनकर झनक टूट जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है, लेकिन अनाक रुक जाती है और सबके सामने बोलती है, अब मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। और बुआ दादी, आप हमेशा मेरी माँ को रुलाती क्यों हो? अगर आप उन्हें फिर से रुलाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। कंका फिर व्यंग्य में बोलती है, देखो तो इसकी जुबान कैसे चल रही है। लेकिन अनाक डटकर जवाब देती है, हाँ चल रही है, और एक दिन मेरे बाबा जरूर आएंगे, तब तुम सबकी जुबान बंद हो जाएगी। झनक गुस्से और शर्म से अपनी बेटी को दूर ले जाती है।
वह कहती है, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कम बोला कर। अनाक भावुक होकर कहती है, माँ, कोई आपको ऐसे बोले और मैं चुप रह जाऊं, ये मुझसे नहीं होता। आप मुझे बताओ ना, मेरे बाबा कौन है? वो हमें क्यों छोड़ गए? झनक की आंखों में दर्द उमड़ आता है। वह टूटे स्वर में कहती है, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और वहां से चली जाती है। अनाक मन ही मन ठान लेती है, मैं अपने बाबा से जरूर मिलूंगी और पूछूंगी कि उन्होंने मेरी माँ जैसी गंगा समान पवित्र महिला को क्यों छोड़ा। दूसरी ओर शहर में मून एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में उभर चुकी है। वह कॉलेज में प्रोफेसर है और छात्रों को पढ़ाती है। ऋषि, जो अब एक सफल अधिकारी है, उसके साथ गहरा रिश्ता साझा करता है। दोनों जल्द ही शादी की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसी बीच ऋषि के घर पर परिवार वाले बताते हैं कि अर्शी जी अपनी बेटी के रिश्ते की बात लेकर आ रहे हैं। जब वह आते हैं तो ऋषि कहता है, मुझे कल एक अर्जेंट काम से बाहर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मून को सब बता दूंगा। घर वाले नाराज होते हैं, लेकिन बात तो तुम्हारे रिश्ते की है, हम क्या ही जवाब देंगे। ऋषि गंभीरता से कहता है, मैं ये सब नहीं संभाल सकता, अभी मेरा ध्यान सिर्फ काम पर है, माफ कीजिएगा। वहीं दूसरी ओर मून अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है और शायद किसी नई उम्मीद या तूफान के बारे में अनजान होती है। अर्शी की सहेलियां मून से कहती हैं कि अच्छा हुआ जो अर्शी जी ने मून और ऋषि की शादी के लिए हाँ कर दी। मून मुस्कुराते हुए बताती है कि अब शादी पक्की हो गई है और कल दोनों के घरवाले आपस में बात करेंगे कि वो लोग शादी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सहेलियां मून को चिढ़ाते हुए कहती हैं कि अब प्रिंसिपल ऑफिस जाकर रजिस्ट्री करवा ले, क्योंकि वो हमेशा लेट रहती है। मून हंसते हुए कहती है कि सब मैनेज कर लूंगी, बस कल मम्मी पापा ऋषि के घर जाएंगे और फिर शादी की तारीख भी निकल जाएगी। दूसरी ओर गांव में जनक टोकरियां बना रही होती है। तभी उसकी बेटी आकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि उसे भी काम करना अच्छा लगता है, साथ ही माँ को अकेला छोड़ने का मन नहीं करता। जनक उसे कहती है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन बेटी कहती है कि माँ के साथ काम करना अच्छा लगता है और माँ को दुखी नहीं देख सकती। जनक अपनी बेटी को प्यार से देखती है। इसी बीच अदिति, मून बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी ऋषि का कॉल आता है। वह सोचती है कि लेक्चर खत्म होने के बाद बात करेगी। जब वो फ्री होती है तो कॉल उठाती है और ऋषि बताता है कि अर्जेंट काम के चलते उसे गांव जाना पड़ेगा, इसलिए कुछ दिनों तक वो कॉल पर उपलब्ध नहीं रहेगा। वो मून से कहता है कि वो कॉलेज के पास के रेस्टोरेंट में मिले ताकि सब कुछ समझा सके। दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ऋषि बताता है कि सिमलबोनी नाम के गांव में मेला चल रहा है और वहाँ एक जरूरी काम है जिसे वो ही पूरा कर सकता है। मून थोड़ा चिंतित हो जाती है और कहती है कि मम्मी को समझाना इतना आसान नहीं होगा। ऋषि उसे भरोसा देता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। मून हंसते हुए कहती है कि गांव जाकर किसी लड़की को पसंद मत कर लेना। ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए सिर्फ मून ही सब कुछ है। मून सोच में पड़ जाती है और कहती है कि जब भी गांव की बात होती है उसे लगता है जैसे उसका खुद का कोई जुड़ाव गांव से रहा है। उधर गांव में झनक से लोग डांस करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि पहले उसे मुखिया जी को खाना देने जाना है और बाद में डांस करेगी, क्योंकि उसे सभी डांस आते हैं। दूसरी ओर मून अर्शी को बताती है कि कल ऋषि घर पर नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अर्जेंट ट्रांसफर के कारण गांव जाना होगा। अर्शी चिंता जताती है कि गांव में ऋषि कैसे सब मैनेज करेगा, लेकिन मून उसे समझाती है कि सब जरूरी है और ऋषि जिम्मेदारी से सब करेगा। बाद में मून अकेले में सोचती है कि उसे गांवों से इतनी पहचान क्यों लगती है, जैसे उसका कोई बीता हुआ रिश्ता हो उन जगहों से। ईशानी सोच में डूबी हुई कहती है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तभी अनिरुद्ध उसे समझाते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। वो गांव? हाँ, शायद शिमल बोनी गांव है। ईशानी सवाल करती है, शिमल बोनी गांव? अनिरुद्ध हंसते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ वही। वहाँ फेस्टिवल लगता है, इसलिए वो जा रहा है। दूसरी तरफ ईशानी अपने जीवन की बीती बातों को याद करने लगती है। वह बताती है कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ एक आया की जरूरत थी। उसके पति भले और समझदार हैं, लेकिन घर के बाकी लोगों ने उसे नौकरानी बना दिया। वह बताती है कि उसकी बहन की शादी जल्दी हो गई थी और उसने एक केस लड़ा जिसमें जीत हासिल की और दोषियों को जेल हुई, लेकिन उसके 1 साल बाद ही पिता का देहांत हो गया। पिता के चले जाने के बाद माँ अकेली पड़ गई और छोटे भाई की पढ़ाई के लिए उसे विदेश भेजना पड़ा। माँ का सारा खर्चा अब ईशानी ही देखती है। ईशानी एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, मगर अब उसका सपना अधूरा रह गया।
वह कहती है, अब सिर्फ मैं एक आया बनकर रह गई हूँ। दूसरों के बच्चों और घर का ख्याल रखना ही मेरी ड्यूटी बन गई है। उसका पति काफी हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए उसकी डाइट और दिनचर्या का भी ख्याल ईशानी ही रखती है। एक दिन उसके पति कहते हैं, ग्रीन टी और बाकी चीजें ले आओ। तुम जानती हो कि मैं कितना हेल्थ कॉन्शियस हूँ। ईशानी मुस्कुराकर जवाब देती है, 2 साल हो गए, अब तो सब पता है। पति उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम इस घर के तौर तरीकों में अच्छे से घुल मिल गई हो, अच्छा लगता है ये सब देखकर। फिर उनकी बेटी आती है और बदतमीजी से बोलती है, मुझे हमेशा नट्स चाहिए रहते हैं। कहाँ है वो? ईशानी शांत स्वर में कहती है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, 2 साल हो गए, यहीं रखे हैं। ये लीजिए। बेटी ताने मारती है, ओवर स्मार्ट मत बनो, और चली जाती है। ईशानी कुछ नहीं कहती, सब चुपचाप सह जाती है। दूसरी तरफ मून मुखिया जी के लिए खाना ले जाती है। उसकी बुआ टोकते हुए कहती है, ये सब कब बंद होगा? मून जवाब देती है, माँ शांत हो जाओ, त्योहार के दिन झगड़े मत करो। माँ झनक अपनी बेटी को समझाती है, बेटा ऐसे मत बोला करो। उधर ऋषि स्टेशन पर उतरता है। गांव का आदमी उसे लेने आता है। घर पर सबको बताया जाता है कि राहुल ऋषि थोड़ा देर से आएगा, उसने पहले ही जानकारी दे दी थी। राहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। गर्लफ्रेंड कहती है, तुम्हारी माँ बहुत ओल्ड फैशन लगती है। राहुल कहता है, वो मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा की वाइफ है, दैट्स इट। घर में ईशानी से सभी का व्यवहार तिरस्कारपूर्ण होता है। राहुल की गर्लफ्रेंड ताना मारती है, मुझे जूस ग्लव्स से चाहिए। ईशानी संयमित होकर जवाब देती है, इतना तो पता है मुझे, हाइजीन का पूरा ध्यान रखती हूँ। ईशानी बताती है कि उसे अपनी माँ को ब्लड टेस्ट के लिए ले जाना है। वह पूछती है, अगर आप लोग इजाजत दे तो चली जाऊं? परिवार वाले कह देते हैं, जाना है तो एक दिन पहले बताओ, फिलहाल जा सकती हो। सड़क पर ईशानी साइकिल से और ऋषि बाइक से निकलते हैं। अचानक टकराव हो जाता है और दोनों गिर जाते हैं। खाना फैला जाता है। ईशानी गुस्से में कहती है, क्या तुम अंधे हो? ऋषि जवाब देता है, तुम बीच में आ गई, ये रास्ता सबका है। रात को ईशानी ऋषि की बाइक की हवा निकाल देती है। ऋषि समझ जाता है कि ये शरारत उसी की है और दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती है। अंत में अर्शी गुस्से में फैसला लेती है, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी फैमिली में नहीं करूंगी। क्या आगे ईशानी को मिलेगा उसका खोया हुआ सम्मान? क्या ऋषि और ईशानी की लड़ाई में कुछ नया मोड़ आएगा? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।